चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, अब शुरू करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहले ये फिगर आप लोग को समझना जरूरी है। अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें जो है यहाँ आप लोग देखिएगा एक चीज कि फिगर आपको समझ में आ गया तो लैंग्वेज आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, लैंग्वेज अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि नर का जनन तंत्र है। इसी में स्पर्म का, नर के द्वारा ही स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसको हम लोग मनुष्य का मेल गैमीट कहते हैं। अब ये जानना है कि मनुष्य का जो मेल गैमीट है ये बनता कहाँ है, ठीक है, किस तरह से बनेगा, ठीक है, किस कब फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होने के बाद यानी निर्माण होने के बाद ये बाहर कैसे निकलता है, इसकी पाथ, इसकी नलिका क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप घर से चल के आते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, तो घर से जो चल के आप आते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, तो आपको बीच बीच में कौन कौन सा रास्ता मिला, कहाँ से टर्न करते हैं, किससे मुलाकात होती है, वो सारी बातें जो है वैसे ही इसमें भी है। स्पर्म के साथ स्पर्म बनता कहाँ है, कहाँ से निकला, कैसे बाहर आया। ठीक है, अब चलिए एक एक करके इसको पहले हम लोग एक बार समझा जाए। सबसे पहले हम लोग जैसे देख रहे हैं, ये हो गया टेस्टिस, ये वन पेयर टेस्टिस होता है। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण। क्या बोलेंगे उसको, वृषण कहते हैं। टेस्टिस मतलब वृषण। ये एनसीईआरटी में आप लोग भी देख सकते हैं, 3.1 का बी नंबर फिगर है। 3.1 का बी नंबर फिगर एनसीईआरटी अगर आपके पास में हो तो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, चैप्टर, तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर में 3.1 का बी नंबर फिगर आप देख सकते हैं। चलिए, एनसीईआरटी का। अब यहाँ जैसे कि टेस्टिस हुआ, टेस्टिस बोलने का मतलब क्या होता है, वृषण। ठीक है, अच्छा, वृषण कितना होता है, वन पेयर होता है, यानी कि एक जोड़ा होता है। ये पेयर में होता है, पेयर मतलब जोड़ा में होता है, एक जोड़ा होता है ये। ठीक है, चलिए, अच्छा, उसके बाद टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का निर्माण होगा, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। अभी टेस्टिसवा में क्या होता है, पहले 250 गो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए दिया होगा वृषण पालिका, बुक में देखिए, बुक में दिया होगा आपके। अरे आप वहां से रिलेट करके पढ़िएगा ना तो ज्यादा सही है। इसलिए हम क्या बोले कि सबके पास में अब बुक होना चाहिए, सबके हाथ में बुक होना चाहिए। हम लोग एक एक फिगर तक को भी नहीं छोड़ेंगे, सारे चीजों को रट जाएंगे। इतना आपको पता हो जाएगा ना कि एनसीईआरटी का कौन सा पेज में फिगर कौन सा है, ये सब आपको याद हो जाएगा। जैसे हमको याद है ना सारा फिगर, वो सब याद हो जाएगा। हम लोग तो मान लीजिए कि उस समय याद किए थे जब एलएन में थे, क्योंकि जब नीट की प्रिपरेशन आप करिएगा तो उस दौरान आपको सारी चीजें रटा जाता है। ठीक है, तो मजबूरी है, आपको पढ़ना ही है। तो आप लोग भी ऐसा समझ के पढ़िए कि चाहे कुछ हो जाए इसको याद करना है। तो ये हो गया वृषण पालिका। वृषण पालिका जो है कितना होता है, वृषण पालिका, तो वृषण पालिका की संख्या 250 को होता है एक टेस्टिस में। कितना होगा, 250 को होता है एक टेस्टिस के अंदर, एक वृषण में। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी कि वृषण पालिका की संख्या 250 होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जानते हैं होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि ये टेस्टिस है, तो ये टेस्टिसवा जो है इसमें ये हो गया लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, वृषण पालिका। तो ये जो वृषण पालिका आप देख रहे हैं, पाली नहीं देख रहे हैं, अलग अलग खंडा, छोटा छोटा खंडा, कंपार्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, कक्ष, कंपार्टमेंट यानी छोटे छोटे खंड। तो इसी खंड को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ऐसा ऐसा क्या गो खंड होता है जी, 250 गो खंड होता है। कहाँ, टेस्टिस में, यानी कि वृषण में। और इसी वृषण, इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। अच्छा, वृषण पालिका के अंदर ये जो आप टेस्टिकुलर लोब्यूल देखे हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें पाया जाता है टेस्टिक, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं उसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि शुक्रजनक नलिका। क्या होता है जी, शुक्रजनक नलिका होता है इसमें। और ये शुक्रजनक नलिका जो है, इसी के द्वारा नाम से ही लग रहा है, शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका मतलब कि शुक्राणु को उत्पन्न करने वाली नलिका, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वो कहाँ पाया जाता है सर, टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी जो वृषण पालिका बताए ना 250 को होता है,
तो 250 को जो वृषण पालिका होगा, छोटा छोटा जो खंडा होगा, प्रत्येक खंडा में 1 से लेकर 3 के संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, यानी कि शुक्रजनक नलिका होता है। शुक्रजनक नलिका की संख्या कितना होता है? 1 से 3 होता है। 1 से लेकर 3 के संख्या में शुक्रजनक नलिका होता है। और ये शुक्रजनक नलिका का काम क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा सर, मेल में अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि मेल के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि मनुष्य में जो मेल होता है, नर, उनके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मेल में कहाँ होता है, तब आप बोलिएगा टेस्टिस यानी कि वृषण। फिर पूछा जाएगा वृषण में किस में होता है, तब वृषण में शुक्रजनक नलिका में यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल में। ये शुक्रजनक नलिका कहाँ पाया जाता है? तो सर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में यानी कि वृषण पालिका में पाया जाता है। बुक में आपका दिया हुआ है वृषण पालिका। वृषण पालिका की संख्या कितना होता है एगो टेस्टिस में? 250 गो। अगर पूछा जाएगा मनुष्य में कुल वृषण पालिका की संख्या बताइए, तो 500 बोलिएगा। क्यों? क्योंकि 2 गो टेस्टिस होता है, ठीक है। हाँ, किसी में 3 गो नहीं हो सकता, ऐसा मत पूछेगा लोग, क्योंकि पिछले बार एक बच्चा पूछा था, सर अगर किसी में 3 गो हो जाए तो वृषण पालिका की संख्या बढ़ जाएगा। हम बोले अगर हो तो बताइए, ठीक है। तो इसलिए टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या मतलब एक टेस्टिस में 250 होगा, तो 2 है तो 500 हो गया। अच्छा, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में 250 गो, सॉरी, टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 250 गो है। अब प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजनक नलिका कितना है? 1 से 3। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए एक टेस्टिस में कुल शुक्रजनक नलिका की संख्या। 1 से 3 अगर है, एगो कक्षवा में 1 से लेकर 3 तक है, तो ऐसा ऐसा कक्ष 250 गुना है, तो 250 गुने 1 से 3 यानी 250 से लेकर 750 तक हो जाएगा। बस समझ में आया? तो इस तरह से यानी कि शुक्रजनक नलिका की संख्या आप पता लगा लिए। ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये सब लिख के नहीं दिया है, लेकिन ये सब इंटरनल बातें हैं जो क्वेश्चन नीट आपसे पूछेगी। नीट में अगर आप पढ़ रहे हैं नीट के लिए, तो उससे क्वेश्चन आपसे पूछेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से बता रहा है, तो इसीलिए पूछ रहा है। अब डायरेक्टली लिखेगा नहीं, नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? आप उसको तोड़ के पढ़िए, तब पता चल जाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हम लोग देखे कि शुक्रजनक नलिका होता है यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, उसी में स्पर्म का निर्माण होता है। चलिए ठीक है, स्पर्म का निर्माण हो गया। अब स्पर्म का निर्माण होने के बाद ये शुक्राणु इसमें जैसे बन गया, अब ये बाहर निकलने का ये सब नलिका जो आप देख रहे हैं, इसमें पतला पतला सा नलिका है, ये नलिका जो है देख रहे हैं, ऐसे होकर ये शुक्राणु जो है बाहर आता है। अब इसमें मान लीजिए कि स्पर्म ये कैसे बाहर आएगा, चूंकि स्पर्म एक सेल है, कोशिका है, शुक्राणु एक कोशिका है, बस इतना ही बात याद रखिएगा। अब यहाँ शुक्राणु जैसे आएगा, देखिएगा, शुक्राणु मान लीजिए सपोज यहाँ से यहाँ बनने के बाद, शुक्राणु बनने के बाद अब ये शुक्राणु आना चालू हुआ। ऐसे आने के बाद सबसे पहले इसकी मुलाकात होती है अब किससे? रेटी टेस्टिस से। किससे होगा जी? रेटी टेस्टिस से। रेटी टेस्टिस से इसकी मुलाकात होती है, ठीक है। देख रहे हैं बुक में आपके रेटी टेस्टिस दिया है, देखिए दिया हुआ है वृषण जालिका। अब वृषण जालिका के बाद क्या दिया हुआ है? शुक्रवाहिका यानी कि भाषा इफरेंसिया। भाषा इफरेंसिया के बाद क्या दिया हुआ है? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के बाद क्या दिया है? भास डिफरेंस। ये सबको हम चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? बुक में आप लोग को लिखना है इसको एसेसरी, ACCESSORY, एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट का मतलब क्या होता है? सहायक नलिका। क्या बोलेंगे? सहायक नलिका। इसको हम लोग बोलते हैं सहायक नलिका, यानी कि ये वैसी नलिका है, नाम से लग रहा है सहायक नलिका। किसके लिए सहायक नलिका है? किसके लिए जी? स्पर्म के लिए, माने ये शुक्राणु को बाहर निकलने में मदद करने वाली नलिका है। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद से आपको याद करना है RBEV, ठीक है। कैसे याद करिएगा? RBEV। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है, शुक्राणु का मार्ग बताइए। शुक्राणु का मार्ग RBEV, बस। शुक्राणु का मार्ग मतलब शुक्राणु कैसे बाहर की ओर निकलता है, तो R खुलता है V में, V खुलता है E में, E खुलता है V में। सर यहाँ दो बार V आ रहा है, तो हम लोग को पता थोड़े चलेगा कि पहले V मतलब भाषा इफरेंसिया होगा यानी या भाष डिफरेंस होगा।
माने शुक्रवाहक होगा कि शुक्राशय होगा, पहले कौन होगा? देखिए ना आपके बुक में हिंदी में आप देख लीजिए दिया हुआ होगा, शुक्रवाहिका, वृषण जालिका, फिर शुक्रवाहिका, अधिवृषण, तब शुक्रवाहक। मतलब कि पहले शुक्रवाहिका होगा कि शुक्रवाहक होगा, मतलब भास्ट डिफरेंस। तो ये याद रखने के लिए हम एक तरीका बता रहे हैं, इस तरीका से आप याद रख सकते हैं। देखिए भास एस के बाद यहाँ क्या आ रहा है? भास यहाँ भी है और भास यहाँ भी है, तब एस के बाद यहाँ पहले क्या है? ए। यहाँ एस के बाद क्या है? डी। तो एबीसीडी में पहले ए आता है कि डी? पहले ए आता है, तो इसलिए याद रखिएगा भाषा पहले होगा, आभास डिफरेंस बाद में होगा। ये सब याद रखने का तरीका है। फिगर को हम लोग ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले वृषण जालिका के बारे में आप देखें, 250 को होता है। वृषण पालिका, सॉरी जालिका नहीं, वृषण पालिका। इसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें कौन शुक्राणु का निर्माण करता है? तो इसके अंदर शुक्रजनक नलिका होता है, वही शुक्राणु का निर्माण करता है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। अच्छा, शुक्राणु बनने के बाद अब ये आता है वृषण पालिका, वृषण जालिका में, यानी रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस खुलता है वासा इफरेंसिया में, यानी शुक्रवाहिका में। शुक्रवाहिका खुलता है ईपीडी डाइमिस में, यानी अधिवृषण में। अधिवृषण खुलता है किसमें? वास डिफरेंस में, यानी कि शुक्रवाहक में। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि आर भी ई भी, ये एसेसरी डक्ट हो गया, आर भी ई भी, यानी कि इसी तरह इसका मार्ग होता है। रेडी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस, याद हो जाएगा। अब आर भी ई भी सीधे याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नीट का उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, शुक्राणु का मार्ग पूछा है, पाथ ऑफ स्पर्म पूछा हुआ है, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा अब आइए, इसके बाद हम लोग जब जाते हैं, ये यूरेटर के बारे में आप लोग को थोड़ा बता दें। ये यूरेटरवा जो ऊपर देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा देर के लिए फिगर को देख सकते हैं, यहाँ जो आपके सामने बना हुआ है, ये जो देख रहे हैं आप, देखिए इसका नाम क्या दिया? इन नलिका को क्या बोलते हैं? यूरेटर। यूरेटर मतलब क्या होता है? मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं इसको? मूत्र मार्ग हो गया यूरेटर। अच्छा अब सुनिए, मूत्रवाहिका, सॉरी मूत्रवाहिका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटर को मूत्रवाहिका, मूत्र मार्ग नहीं बोलिएगा, मूत्रवाहिका। अच्छा सुनिए, ये क्या करेगा? जैसे मान लीजिए एक किडनी हो गया, तो किडनी से ये जो नलिका निकल रहा है, इसी नलिका को हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिका कहते हैं। अच्छा, मूत्रवाहिका मतलब मूत्र को लाने वाली नलिका है। अब मूत्रवा जिसमें आके स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्राशय कहते हैं। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर इंग्लिश में कहते हैं ना, देखिए ब्लैडर लिखा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ बोर्ड पे देखिए यूरिनरी ब्लैडर आपको मिलेगा। यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय, यानी कि मूत्राशय वही थैलिया है, देख रहे हैं थैली जो दिख रहा है आपको, वही थैली यहाँ आपको दिख रहा होगा, यही थैली उधर बोर्ड पे आपको दिख रहा है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर ये हो गया। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र जो स्टोर होता है, ये मूत्र कहाँ से आ रहा है? ये यूरिन कहाँ से आ रहा है? किडनी से आ रहा है। किडनी से कौन इसको लेकर आ रहा है? तो यूरेटर, यूरेटर लेकर आ रहा है। यूरेटर मतलब मूत्रवाहिका जो है ये लेकर इसको आ रहा है, यानी मूत्रवाहिनी ये यूरिन को ऊपर से लेकर आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पे यूरिन को। अब फिगर में दिखाया गया कि स्टोन हो गया है। स्टोन कभी कभी जब होता है पतरी, तो ये इसको ब्लॉक कर देता है, देख रहे हैं ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो यूरिन का आना बंद हो जाता है, पेशाब 1-2 दिन तक बंद हो जाएगा, ठीक है, उस समय इंसान मर भी सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसको पहले लेजर के द्वारा आजकल हटाया जा रहा है, ठीक है, तोड़कर, ये मेथड है। या फिर सर्जिकली भी रिमूव किया जाता था पहले, तो प्रक्रिया ज़्यादा हो जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि बाबू ये देखिए, जैसे कि ये जो यूरेटर, आप समझ में आ गया अभी यूरेटर कौन सा है? यूरेटर कहाँ आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में, यानी यूरेटर से होकर मूत्र आता है और स्टोर होता है कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में। तो उसी तरह से ये यूरेटर हो गया। यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी। अच्छा, मूत्रवाहिनी से मूत्र आया, कहाँ स्टोर हुआ? मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि सर टेस्टिस में। आज से याद कर लीजिए, बहुत बच्चा को ये पता रहता है कि ये यानी कि जो यूरिन आता है, यानी कि जो पेशाब बाहर निकलता है, ये टेस्टिस में इकट्ठा रहता है, नहीं। टेस्टिस में बस सिर्फ और सिर्फ काम है टेस्टिस का शुक्राणु का निर्माण करना, बस याद रखिएगा। दोनों टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म का निर्माण इसमें तब होगा जब इसके बाहर में एक थैलानुमा संरचना को देखें आप लोग, इसके बाहर में एक थैलानुमा संरचना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडकोश या वृषण कोश। वृषण कोश, कोश मतलब होता है थैला, वृषण की थैला मतलब जिसमें वृषण को रखा गया हो। तो उसका बहुत बड़ा काम है,
उसका रोल बहुत बड़ा है। वो काम क्या करता है कि शरीर का जो आंतरिक तापमान है, जैसे कि हमारे बॉडी का आंतरिक तापमान लगभग मान लीजिए कि कितना, लगभग 37.5 37.5 के अप्रोक्स में होता है, लगभग 38 के बराबर मानकर चलिए। तो लगभग 38 डिग्री इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है आपका, शरीर का आंतरिक सामान्य तापमान है, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 37.5 वही हुआ अप्रोक्सीमेटली। अब कुछ बच्चा से पूछिएगा तो कहता है 98, बुखार कितना है तो बोलता है ना नॉर्मल है 98 डिग्री सेल्सियस। अरे 98 डिग्री सेल्सियस नहीं, वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, थर्मामीटर फ़ारेनहाइट पे काम करती है, तो फ़ारेनहाइट है वो, फ़ारेनहाइट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हुआ, सामान्य बॉडी तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसी को डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं तो 37.5 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। नहीं तो डिग्री सेल्सियस में 98 डिग्री सेल्सियस पर पूरा आदमी जल के पक जाएगा, राख हो जाएगा, समझ नहीं, इतना हाई टेम्परेचर हो गया। अच्छा अब देखिए, तो उसके बाद जैसे इसमें अब क्या होता है, ये स्पर्म का निर्माण इसमें तभी होगा जब ये टेस्टिसवा क्या करता है कि हमारे शरीर का जो आंतरिक तापमान था, मतलब कि टेस्टिस नहीं, वृषण कोष यानी एस्क्रोटम, तो एस्क्रोटम जो होता है इसका काम क्या होता है कि ये टेस्टिस के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम करके रखेगा। हमारे शरीर का आंतरिक तापमान जैसे मान लीजिए कि अगर 38 डिग्री है या 37.5 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे ये 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कम रखेगा, तभी जाकर ये टेस्टिस स्पर्म का निर्माण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गया। तो एस्क्रोटम का काम, ये एस्क्रोटम का काम बहुत ज्यादा है, यानी वृषण कोष का काम ये होता है कि टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम करके रखे। हमारे शरीर का जितना आंतरिक तापमान होगा उससे 2 से 2.5 डिग्री कम रखेगा, तभी ये स्पर्म का निर्माण करेगा। स्पर्म बनने के बाद कौन कौन रास्ता से होकर बाहर निकलता है, तो RBEV, याद रखेगा RBEV यानी रेटी टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया इपिडिडाइमिस भास डिफरेंस, हो जाएगा याद। अच्छा, यानी कि वृषण जालिका, फिर से शुक्रवाहिका, फिर उसके बाद अधिवृषण और शुक्रवाहक, यहां तक जैसे ये पहुंचा, अब उसके बाद ये ऊपर से जो नलिका आ रहा है उस नलिका से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आगे परेशानी जरूर इसको झेलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मान लीजिए कि आप अगर किसी रास्ते से होकर आ रहे हैं और कोई आपका मित्र होगा, मित्र ना दुश्मन बनता है भाई, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है, क्योंकि वो आपके हर राज को जानता है, हम अपने आप पे भुगत चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई आपका दोस्त जो दुश्मन बन गया हो, वो क्या करता है कि आपके रास्ते में कांटे गिरा दिया, तो जाहिर सी बात आपको चुभेगा, लेकिन उसको चुभने से पहले कोई आपका जिगरी दोस्त है जो आपके आने से पहले उसको सफाया कर दे। सारा काम यही, वैसे ही काम यहाँ भी होता है। यहाँ से स्पर्म चल के आया, भास्ट डिफरेंस तक ही स्पर्म जा सकता था, क्योंकि ये जो आपको बताया है 4 गो नलिका जिसको सहायक नलिका कहते हैं, ये सहायक नलिका का काम बस इतना ही होता है कि उसको R से लेकर V तक पहुंचा देना, और यहाँ तक ये जाता है तो आप देख रहे हैं ये नलिका अलग है, आपका मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर अलग है। ये मत सोच लीजिएगा कि स्पर्म जाके यूरिन में डुबकी लगाता है, स्पर्म जाके यूरिन में डुबकी लगाएगा वहीं पे मर जाएगा बेचारा, समझने की नहीं बात को, मर जाएगा। तो इसलिए यह स्पर्म एक अलग नलिका से होकर आता है, जैसा ही अलग नलिका से आता है तो तक उसको रास्ते में मिलते हैं SP बाबू। कौन मिलते हैं जी? SP बाबू, ठीक है, SP बाबू मिलते हैं। अच्छा, SP बाबू जो होते हैं, जैसे कि यानी कि SP बाबू ये वहां निगरानी कर रहे थे, तब तक SP बाबू से इनको मुलाकात होती है। अब SP बाबू, S मतलब सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। अच्छा, P मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि शुक्राशय, देखो ये हिंदी में दिया हुआ है, क्या दिया है? शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि, दिया है हिंदी में कंद मूत्र पथ ग्रंथि। अच्छा, इसी का दूसरा नाम है काउपर ग्लैंड, क्या बोलते हैं उसको? काउपर ग्रंथि इसको कहा जाता है। इस सब फिगर को रटिए मेरे साथ। SP बाबू में सेमिनल वेसाइकल यानी शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पुरस्थ ग्रंथि, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि कंद मूत्र पथ ग्रंथि, क्या बोलेंगे? कंद मूत्र पथ ग्रंथि, चाहे इसी को काउपर ग्रंथि यानी काउपर ग्लैंड भी कहा जाता है। SP बाबू, अब कई गो लोग थे वहां SP बाबू में,
तो 2 का टेबल आता है, 2 1 जा 2, याद रखिएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि एस की संख्या 2 होता है, पी का संख्या 1 होता है और बी का संख्या जो है 2 होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। ये तीनों लोग जानते हैं क्या है, ये लोग तो, ये 4 लोग जो थे ये तो सहायक नलिका है। ये तीनों को हम लोग बोलते हैं ACCESSORY। एसेसरी मतलब, एसेसरी मतलब सहायक, और ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, यानी हिंदी में क्या बोलिएगा, सहायक ग्रंथि। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सर सहायक ग्रंथि, यानी कि ये तीनों सहायक ग्रंथि है, सहायक ग्रंथियां हैं तीनों। आए समझ में। तो सहायक ग्रंथि का संख्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सहायक नलिका का संख्या बताइए। 4 गो, कौन कौन, RBEV, बस आंख बंद करके बोलना है RBEV बस, बाकी उसके बाद अरे नहीं भी फुल फॉर्म याद रहेगा तो क्वेश्चनवा मिलेगा ना, तो मिला के देख लीजिएगा, रेटी टेस्टिस, अच्छा आर भी, अभी में तो आपको बताए हैं, एगो में भाषा होता है, एगो में भाष डिफरेंस होता है। एस के बाद ए या एस के बाद डी, तो एबीसीडी में पहले ए आता है तो इसलिए पहले भाषा, तब इपिडिनाइमिस, तब भाष डिफरेंस। यहाँ तक तो ये नलिका पहुंचा दिया, नलिका जब यहाँ तक पहुंचाया तो अब शुक्राणु को आगे बढ़ना है, क्योंकि शुक्राणु को यहाँ बाहर निकलना है। और जब शुक्राणु को यहाँ बाहर निकलना है तो यहाँ तक ये शुक्राणु चल के गया, यहाँ से जाने के बाद इसको मुलाकात होती है किससे, एसपी बाबू से। ठीक है, अच्छा एसपी बाबू जो थे रोड के किनारे खड़े थे, तब तक इनसे मुलाकात होती है। एसपी बाबू मतलब शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और कंदमूत्र पत्र ग्रंथि। ठीक है, इसमें सेमिनल वेसाइकिल की संख्या 2, पुरस्थ ग्रंथि की संख्या 1 और बल्बो यूरेथ्रल की संख्या 2। 2 का टेबल आता है, 2 1 जा 2 से गिन लेना है इसको। ये तीनों के तीनों सहायक ग्रंथियां हैं। और अब एक आपको काम की बात बता दें, अभी तक आपको ये पता नहीं था कि भाई हम जिसको देखते आ रहे थे वो शुक्राणु नहीं है। शुक्राणु तो एक सिंगल सेल का बना होता है, वो तो कभी पॉसिबल नहीं है कि हम उसको देख लें। तो आप स्पर्म को नहीं देखते हैं, तो सर हम जिसको देखते हैं वो क्या होता है, तो वो जो देखते हैं वो है सीमेन। सीमेन मतलब होता है बीड़िया, बीड़िया उसको कहते हैं। ठीक है, तो सीमेन को आप देखते हैं, और वो सीमेन, सीमेन का मतलब होता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। ऐसे यहाँ जगह नहीं है, खैर नीचे में लिखते हैं, अभी इसको कुछ नहीं लिखना है, खाली समझना है आप सभी को। सीमेन का मतलब होता है, सीमेन मतलब होता है क्या, स्पर्म यानी कि शुक्राणु प्लस सेमिनल फ्लूइड, अच्छा सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल फ्लूइड का मतलब होता है शुक्रिय द्रव्य, इसको क्या बोलेंगे, शुक्रिय, शुक्रिय द्रव्य या शुक्रिय तरल। अच्छा और शुक्राणु, अच्छा और उसके बाद जो है ये सीमेन यानी कि वीर्य। अच्छा अब यहाँ पे आपको बहुत रोचक बातें मिलेगा। अच्छा सर तो ये स्पर्म हम नहीं देखते हैं, हम किसको देखते हैं, सीमेन को देखते हैं। तो चलिए हम सीमेन को देख रहे हैं, इसका मतलब उस सीमेन में जितना लिक्विड पार्ट आप देखते हैं वो है सेमिनल फ्लूइड यानी शुक्रिय तरल या शुक्रिय द्रव्य या शुक्रिय प्लाज्मा। तो आप जिसको देख रहे होते हैं वो क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड है। सीमेन को आप देखते हैं, सीमेन में सेमिनल फ्लूइड होता है, उसके अंदर स्पर्म होता है जो सेल है, कोशिका है, जिसको आप नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अच्छा अब ये सेमिनल फ्लूइड कहाँ से आता है, तो ये तीनों, ये सेमिनल फ्लूइड का निर्माण ये एसपी बाबू मिलकर बनाते हैं, याद रखिएगा एसपी बाबू के द्वारा, यानी कि ये शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्रंथियों का काम होता है सेमिनल फ्लूइड का निर्माण करना। क्योंकि ये स्पर्म तो मान लीजिए यहाँ तक आ चुका है, स्पर्म जैसे ही आया उसके बाद बोलेगा चलिए हमको पहुंचा दीजिए बाहर तक, हमको डर लग रहा है, तो ये तब तक सेमिनल प्लाज्मा क्या करेगा, सेमिनल फ्लूइड सॉरी सेमिनल वेसाइकल ये थोड़ा शुक्रिय प्लाज्मा को स्रावित कर देगा। और जैसे थोड़ा शुक्रिय प्लाज्मा को स्रावित करेगा तो उसके साथ स्पर्म अब उसमें आके मिल जाएगा, क्योंकि स्पर्म, स्पर्म वहां चलेगा जहां लिक्विड मटेरियल हो, ऐसे थोड़े घूमते रहेगा जी, तो इसलिए सूखे जगह पे थोड़े घूमते रहेगा, उसको चाहिए कुछ मीडियम जिसके अंदर वो तैर सके। अरे शुक्राणु को तैरने आता है, कूदने थोड़े आता है, पता चला कूद के बाहर निकल गया, तो उसको तैरने आता है, तो तैरने आता है तो मान लीजिए उसको तैरने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए ना भाई, तभी ना तैरेगा। मछली को तैरने आता है तो पानी में तैराइएगा या उसको जमीन पे रख के बोलिएगा तैरो,
तो वहां नहीं ना तैरेगी। तो यानी कि उसको लिक्विड चाहिए, द्रव्य चाहिए। अब उसके लिए द्रव्य दे दिया सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसाइकल। क्या दिया? सेमिनल प्लाज्मा का स्राव किया। प्रोस्टेट ग्लैंड भी मिलकर वहीं किया, अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी मिलकर वहीं किया। लेकिन अब एक और चीज से कौन बचाएगा इसको? यूरिन जो आगे है, बहुत बड़ा संकट इसका बचा हुआ है। यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, और ये मूत्र मार्ग कहां से खुलता है? मत कह दीजिएगा टेस्टिस से। ये मूत्र मार्ग जो है कहां से खुल रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से। अब इसमें सोचना ही नहीं है सर यूरिनरी ब्लैडर से क्यों, क्योंकि मूत्राशय में मूत्र जो आता है वो किडनी से आता है। और किडनी से किससे होते हुए आता है? यूरेटर से, यानी कि मूत्रवाहिनी से। अब मूत्रवाहिनी से आ गया मूत्राशय में, स्टोर हुआ, और स्टोर होने के बाद अब ये यहां तक शुक्राणु को इससे मुलाकात नहीं था, स्पर्म को यूरिन से अभी तक मुलाकात नहीं हुआ था। लेकिन अब इसके बाद जाने के लिए एक एक रास्ता है जिससे दोनों को होकर जाना है। बस समझ में आया? एक ही रास्ता है जिससे होकर यूरिन भी जाएगा और स्पर्म भी जाएगा। अब इसके बाद अब ये जो आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, ये खुलता है यूरेथ्रा में यानी मूत्र मार्ग में। और जो स्पर्म अब यहाँ तक आया यानी कि ये एसपी बाबू, ये तीनों भी खुलते हैं इसी में, यूरेथ्रे में यानी मूत्र मार्ग में ही खुलते हैं। तो अब यहाँ पे अब बात आती है कि ये यूरिन मरे नहीं, यूरिन जल जाएगा वहां, ये सॉरी स्पर्म जो है मर जाएगा, जल जाएगा यूरिन में। तो इसलिए ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बड़ी समझदार होता है। ये क्या करता है, आप अक्सर देखे होंगे, ऐसा महसूस हुआ होगा कि स्पर्म के आने से पहले कुछ तरल पदार्थ का स्राव हो जाता है। वाटर लाइक यानी कि पतले से पानी के जैसे कुछ पदार्थ का स्राव होता है, जिसका काम क्या होता है कि ये पूरा का पूरा यूरेथ्रा को यानी कि मूत्र मार्ग को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उदासीन कर देता है। उदासीन कर देना मतलब पीएच वैल्यू शून्य के बराबर, मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया ना उसको। यानी कि वो एकदम से कितना, न्यूट्रल का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। आप लोग अब शून्य के बराबर माने वो हुआ 7, ठीक है, हाँ, तो 7 पे हो जाता है। यानी कि वहां पे अब पीएच वैल्यू जो है उसका कोई न्यूट्रल है बिल्कुल, यानी 0 के बराबर हो गया। अब जैसे न्यूट्रल यानी 7 हो गया, तो इसका मतलब कि अब इससे स्पर्म पास कर सकता है। अब जैसे कि ये यूरेथ्रा में मूत्र मार्ग जो है अब फ्रेश हो गया, तो इसको कौन साफ किया है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और उसके साथ साथ एक और काम ये करता है, पूरे पेनिस को यानी पूरे के पूरे सीसन को ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड चिपचिपा बना देता है, ठीक है, लुब्रिकेट कर देता है। लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहित करना, यानी कि चिपचिपा बना देना, स्नेहन का काम करता है। तो ये चिपचिपा बना देता है ताकि स्पर्म जो है अब इससे होकर आसानी से बाहर जा सके, ठीक है। और अगर क्वाइटस भी करना हो यानी संभोग भी करना हो तो उस समय में यह आसान इसको पड़े, ठीक है, पेनिस को आसान पड़े, इसके लिए इसको चिपचिपा बना देता है। तो यानी याद रखेंगे कि ये अगर कोई पूछता है आपसे यूरेथ्रा के मार्ग को स्पर्म यानी शुक्राणु को आने के लिए कौन न्यूट्रलाइज करता है यानी कि उदासीन करता है, तो क्या बोलेंगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि कंद मूत्र पथ ग्रंथि या काउपर्स ग्लैंड। याद हो गया, समझ में आ गया ये बात? अच्छा, यह अब तीनों लोग मिलकर तब बनाते हैं इसको, तीनों लोग मिलकर वो फ्लूइड का निर्माण करते हैं ताकि स्पर्म आसानी से बाहर की ओर सुरक्षित निकल सके। बस समझ में आया? अच्छा, ये बाहर जब आता है तो ये जो आप देख रहे हैं सीसन मुंड, ग्लैंस पेनिस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सीसन मुंड कहते हैं। सीसन मुंड जो होता है यानी कि पेनिस के सबसे अंतिम भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसन मुंड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फॉरस्किन हो गया, इसके ऊपर एक पतले से चमड़े जो होते हैं ये ढके हुए होते हैं जिसको हम फॉरस्किन कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि अग्र छद, इसको अग्र छद कहा जाएगा, फॉरस्किन यानी कि अग्र छद कहा जाएगा। और यहाँ जो होता है ये है यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस का मतलब होता है मूत्राशय मुख। क्या कहते हैं इसको? मूत्राशय मुख। मूत्राशय मुख का मतलब क्या हुआ? जिससे होकर मूत्र बाहर की ओर निकल रहा हो, यानी कि इसी यूरेथ्रल मुख से होते हुए, यूरेथ्रल मिएटस से होते हुए यूरिन भी बाहर की ओर, ये स्पर्म भी बाहर की ओर आता है। अब समझ में आ गया कि स्पर्म को सुरक्षा कौन कर रहा था, ठीक है। तो स्पर्म बन कहाँ रहा था, निकल कैसे रहा था, कौन पूछा जाएगा इसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट कौन कौन होते हैं? सहायक नलिका, आरबी भी। अच्छा, उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा ये कितने सहायक ग्रंथियां हैं? एसेसरी डक्ट कौन कौन है? एसपी बाबू, ठीक है, एसपीबी, एसपी बाबू, याद हो जाएगा इसे।
इसकी संख्या कितना होता है, तो 2 1 जा 2, यानी एस सबसे ऊपर है, पी बी, एस पी बाबू, यानी एस 2 हो गया, पी एगो हो गया, अब बी जो है 2 गो हो गया। याद हो जाएगा इसे। चलिए, तो ये पूरा फिगर का आपको नॉलेज हो गया। अब जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको पढ़ना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लिख लिए। अब इसको आप बताइएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेल्विक रीजन में पाया जाता है। पेल्विक रीजन का मतलब होता है दोनों जांघों के बीच का जो भाग होता है वहां पेल्विक बोन होता है, श्रोणी बोन। तो पेल्विक रीजन में यानी श्रोणी क्षेत्र में वहीं पे पाया जाता है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बात याद रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाएगा। तो आप ऐसे नहीं बोलिएगा दोनों जांघों के बीच, आपको बोलना है पेल्विक रीजन यानी श्रोणी क्षेत्र। ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं और आप इसी को याद कर लीजिए, जो एग्जाम में लिखना है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अरे इसमें आप सभी को बहुत अच्छा नॉलेज है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन आप जो जानते हैं उसका संबंध इस बुक से दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, आप जिस लैंग्वेज का जानते हैं, जिस लैंग्वेज के बारे में सुने हैं, वो लैंग्वेज आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ जो है उसका अलग नाम है, जो कि एक स्टैंडर्ड नेम होता है उसका, और उस स्टैंडर्ड नेम में आप उसको बुला सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे अब देखिएगा तो अब ये तो समझ में आ गया, इसका लोकेशन कहाँ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाएगा जी, तो सर पेल्विक रीजन में यानी कि श्रोणी क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए श्रोणी क्षेत्र में पाया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, तो अब तो आपको ये फिगर दिमाग में हम बैठा दिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब एक जोड़ा वृषण। उसके बाद बोलिएगा एक जोड़ा वृषण के बाद आप बोलिएगा एसेसरी डक्ट यानी सहायक नलिका। उसके बाद आप बोलिएगा सहायक ग्रंथि एसेसरी ग्लैंड। उसके बाद आप बोलिएगा पेनिस सीसन। बस हो गया। बता रहे हैं हार्मोन का बात। हाँ, सीमेन कहते हैं, स्पर्म कहाँ कहते हैं, तो स्पर्म हम लोग स्पर्म तो बोल ही रहे हैं, स्पर्म यहाँ बनता है, स्पर्म अलग बन रहा है, स्पर्म यहाँ बन रहा है, और सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड यानी शुक्रिय प्लाज्मा यहाँ बन रहा है। ये दोनों यहाँ आके मिल के बाहर जो निकलता है तो अब उसको सीमेन कहते हैं। बात समझ में आया। यहाँ स्पर्म बनता है खाली, यहाँ सेमिनल प्लाज्मा यानी शुक्रिय प्लाज्मा बनता है, और दोनों मिलकर एक साथ जो बाहर निकलता है उसको हम लोग सीमेन कहते हैं। नहीं तो गलत है, नहीं निकलेगा। ऐसे कैसे निकलेगा भाई, इतना हार्ड क्वेश्चन मत पूछिए। ऐसा कभी नहीं होगा भाई स्पर्म और यूरिन एक साथ निकल जाए तो। हाँ, अब सुनिए, ऐसा होता है तब जब मान लीजिए कि कभी कभी स्पर्म जो है आया हुआ है, आके रुका हुआ है, स्पर्म का थोड़ा हिस्सा रुका हुआ है, फिर उधर से यूरिन आया, तो यूरिन आया तो यूरिनवा क्या करता है अपने साथ में स्पर्म को थोड़ा जो रुका हुआ था उसको आगे धक्का दे देता है और बाहर निकल जाता है। भागो, समझने की नहीं बात को। तो बस यही चीज हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। आई प्रोस्टेट बहुत बड़ा चीज है बउआ। प्रोस्टेट कैंसर का नाम सुने आप लोग। प्रोस्टेट कैंसर जो है ज्यादा मास्टरबेशन से भी होता है, हस्तमैथुन जिसको कहा जाता है, प्रोस्टेट कैंसर पकड़ लेता है। ये एक डिजीज है प्रोस्टेटोस्टाइटिस, प्रोस्टेटोस्टाइटिस। उस बीमारी में अक्सर ऐसा ही होता है जैसे आप कह रहे थे, जिसमें स्पर्म जो है यानी सीमेन जो है ये किसके साथ आता है, यूरिन के साथ आता है। तो हालांकि उसमें स्पर्म नहीं होता है, उसमें बस ये सेमिनल फ्लूइड होता है। और सेमिनल प्लाज्मा बाबू आपका स्पर्म निकले ना निकले उससे मतलब नहीं है, लेकिन सेमिनल फ्लूइड निकल रहा है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। समझ रहे हैं, आपके शरीर में जो है ये कैल्शियम की कमी हो रही है, मिनरल्स खनिज की कमी हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे गंजापन होते जाएगा, बाल झड़ते जाएगा, यादाश्त खत्म हो जाएगा, कुछ चीजें याद करिएगा यादें नहीं रहेगा, पढ़ रहे थे जीके मिश्रा के पास भूल जाइएगा कहाँ बायोलॉजी पढ़ते हैं। समझ रहे कि नहीं बात को। तो इसीलिए जो है हाँ ये सारी चीजें जो है भूल जाएगा, यादाश्त खत्म हो जाएगा। अच्छा टीचर के पास न पढ़ के गलत टीचर के पास चले जाइएगा बायोलॉजी पढ़ने। समझने की नहीं बात को। तो ये सब प्रॉब्लम होता है।
अच्छा आप सुनिएगा, बच्चा का क्वेश्चन एक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये कौन सा हार्मोन के कारण स्पर्म बनता है, स्पर्म। तो ये बाबू इसमें थोड़ा प्रोसेस जो है बड़ी लेंदी है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा फ्लो चार्ट के साथ पढ़ाएंगे आपको। मैंने समझिए ना कि आपको पूरा टेस्टिस के अंदर घुसा घुसा के पढ़ाया जाएगा, मैंने कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, वैसे समझ में आ रहा है, मैंने एकदम पूरा उसको हम लोग समझिए कि हम लोग उसको पूरा उसका सेक्शन कर करके पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ, बच्चा का क्वेश्चन है ऐसे, आपका जो दाढ़ी मोछ का आना वो सब उसी हार्मोन पर निर्भर है जिसको हम लोग मेल का टेस्टिकुलर हार्मोन कहते हैं, नर का वृषण हार्मोन कहते हैं। और उस नर के वृषण हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं उसको? टेस्टोस्टेरॉन। अभी नहीं याद होगा टेस्टोस्टेरॉन तो उसका दूसरा नाम याद कर सकते हैं, एंड्रोजेन। एंड्रोजन थोड़ा आसान नाम है, उसको याद कर सकते हैं। एंड्रोजन के कारण ही स्पर्म बनता है। अब किसके कहने पर बनता है तो अभी आपको नहीं पता है, वो बताएंगे आगे हम। क्यों बनता है, कब बनता है, तो 12 साल पे बनता है, 12 साल 14 साल पे बनता है। काहे बनता है, तो उस समय आपके शरीर में जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो रिलीज होकर क्या करता है, आपके पिट्यूटरी हार्मोन को, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। उससे क्या होता है, दो तरह के हार्मोन का स्राव होता है, एलएच और एफएसएच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, तो ये ल्यूटिनाइजिंग वो हार्मोन आता है, लेडिक सेल को जगाता है। अभी लेडिक सेल आपको पता नहीं है कहाँ होता है। लेडिक सेल जब जग जाता है तो उस समय वो एंड्रोजन का निर्माण करता है। आपको ही नहीं पता है कि एंड्रोजन, तो इतना पता है कि एंड्रोजन के कारण दाढ़ी मोची सब आ रहा है या स्पर्म का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये एंड्रोजन का निर्माण किसके कारण होता है, लेडिक सेल करता है। किसके कारण करता है, तो एलएच हार्मोन के कारण करता है। फिर उसके बाद जब स्पर्म बन जाता है तो भूखा प्यासा है, उसको भोजन चाहिए, तो उस समय में एफएसएच क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है, लो ये खाओ और आगे बढ़ो। तब उसके बाद वो उसमें मोटिलिटी आती है, गति आती, चलने की क्षमता होता है। आपके पास पैर है इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप दौड़ सकते हैं। अरे खाना खाइएगा तब ना दौड़िएगा, पोषण नहीं मिलेगा तो पैर होने से क्या फायदा, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो सारी चीजें जो है हम लोग आगे में उसको पढ़ा जाएगा। अभी बस इतना आपको याद करना है, फिगर का पूरा घर पे जाके एकदम से पूरा रट जाना है फिगर, समझ रहे हैं, पूरा एकदम फिगर को रट जाना है। दूसरा काम आपका क्या है कि आपको पता होना चाहिए अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है, श्रोणी क्षेत्र में, श्रोणी क्षेत्र में यानी पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन में, ठीक है। अच्छा उसके बाद सुनिए, पूछा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, क्वेश्चन में आता है ये, तो क्या बोलिएगा, पेयर ऑफ टेस्टिस, आंख बंद करके आपको बोलना है पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा वृषण। अच्छा उसके जस्ट ऊपर में था सहायक नलिका, जो 4 को होता है आरबीईवी। उसके बाद नीचे जब आ रहा था तो उसको मिला था कौन, सहायक ग्रंथियां यानी एसेसरी डक्ट, एसपी बाबू। अच्छा उसके बाद आया तो इसको पेनिस मिला, यानी कि यही भाग होता है। बस समझ में आया, सीसन। यहां तक ये जो हो गया आपका, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया। अब कुछ नहीं, बस इसके बारे में पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा, स्पर्म, आप बोलिएगा टेस्टिस में 250 को टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, बस वही भाषा जो आपको समझा दी है। फिगर के अलावा एक शब्द भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा। अब समझ लीजिए कि फिगर ही सब कुछ है इसमें। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिस में काय गो शुक्र क्या बोलते हैं, वृषण पालिका होता है 250 गो। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, शुक्रजनक नलिका होता है। शुक्रजनक नलिका में 2 गो सेल होता है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, सर्टोली सेल उन्हें स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। तो ये हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अच्छा उसके बाद स्पर्म जब बन जाता है टेस्टिस में तो ये कैसे बाहर निकलेगा, आरबीईबी के द्वारा। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, तो ये एसपी बाबू से मिलेगा जो इनको शुक्रिय प्लाज्मा देंगे। तो ये स्पर्म आके शुक्रिय प्लाज्मा से मिल गया, यानी अब बना लिया सीमेन। अब ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तब तक इनका रास्ता साफ कर देगा, ताकि अब स्पर्म जो है ये बाहर आएगा। स्पर्म किससे होकर बाहर खुलता है, मूत्राशय मुख के द्वारा, माने पेनिस में यूरेथ्रा से होते हुए, मूत्र मार्ग से होते हुए ये मूत्राशय मुख से होकर ये बाहर निकलता है। एक बार में जो स्पर्म बाहर निकलता है उसकी संख्या 200 से 300 मिलियन यानी 20 से 30 करोड़ होती है। अब इतने स्पर्म एक बार में बाहर निकलते हैं, बस समझ में। बस ये था आपका पूरा फिगर।
अरे आप उसको सुनिए, आप उसको सुक्रिय प्लाज्मा भी बोल सकते हैं कि सुक्रिय प्लाज्मा भी बाहर निकलता है, तो उसी में स्पर्म भी होता है, या आप उसको सीमेन भी कह सकते हैं। हाँ तो सीमेन, अरे है सीमेन लेकिन स्पर्म उसी में ना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पूरा हम लोग का ना, एक के को पीछे से एक के को जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, ये एक दिख रहा है वैसे लेकिन पीछे से एक के में जुड़ा हुआ है, अब बटा हुआ नहीं है, ये जुड़ा हुआ है, दो गो है ये, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ अलग अलग ना है, एक होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक इसको रहने दिया जाए।